नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। देश के आज़ाद हुए 75 साल हो गए। मोदी सरकार अमृत महोत्सव मना रही है, पर आपको जान के ये परेशानी होनी जरूर चाहिए कि देश में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आज भी भारतीय परिधान के लिए कोई जगह नहीं है। यानी भारतीय वस्त्र पहन करके आप उन जगहों पर नहीं जा सकते हैं। लखनऊ ही नहीं, भारत के किसी भी शहर के किसी भी क्लब में आपकी एंट्री धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामे में नहीं हो सकती है। बीते दिनों लखनऊ के गोल्फ क्लब में इसे लेकर के ही बवाल मचा, पर हालात जस के तस रहे। भारत के लोग यह दंश 1830 से झेलते चले आ रहे हैं। 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सदस्यों पर पाबंदी लगाई थी कि वे किसी भी सार्वजनिक समारोह में भारतीय परिधान पहन करके नहीं आएंगे। प्रख्यात लेखक एल्डस हक्सल ने लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य की अखंडता सीधे जादुई तरीके से काले जैकेट और कड़क कफदर शर्ट पहनने पर निर्भर थी। 1830 में एक सख्त ड्रेस कानून लागू किया गया। पार्टियां, क्लबों और सार्वजनिक समारोहों सब जगह के लिए एक ड्रेस कोड घोषित किया गया। यह सब एक अलग पहचान दिखाने के लिए किया जाता था, लेकिन आज भी यह सब बदस्तूर कई जगहों पर जारी है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल की शायद ही कोई ऐसी फोटो हो जिसमें अंग्रेज साहिब लोग या उनकी पत्नियां भारतीय परिधान पहने नजर आएं। एक एक्सक्लूसिवनेस का सिलसिला क्लबों और अन्य जगहों पर आज भी चल रहा है। ड्रेस कोड का औपनिवेशिक खुमार हमारे तमाम क्लबों से आज भी उतरने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि औपनिवेशिक स्वामी हमें 76 साल पहले छोड़ करके चले गए हैं। 1988 में देश के उन दिनों के नामचीन पेंटर एमएफ हुसैन को मुंबई के विलिंगटन क्लब में सिर्फ इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि वो नंगे पैर थे। एक दशक बाद पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट नेता ज्योति बसु को भी धोती पहनने के कारण कलकत्ता स्विमिंग क्लब में रोक दिया गया था। 2017 में मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डी हरिपंथमन को पारंपरिक दक्षिण भारतीय धोती पहनने के कारण तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन से हटा दिया गया। दिल्ली जिमखाना क्लब में भूटान के दूसरे सर्वोच्च रैंकिंग वाले भिक्षु तत्सुगला लोपेन सेमटेन दोरेजी को 2013 में क्लब में भोजन करने से रोक दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सैंडल और पारंपरिक लामा परिधान पहने हुए थे। चप्पल पहनने वाली महिलाओं को दिल्ली के जिमखाना क्लब के काउंटर पर आज भी रोक दिया जाता है और उन्हें क्लब द्वारा उपलब्ध कराई गई सैंडल पहनाई जाती है, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश मिलता है। इस तरह की सूची बहुत लंबी है, पर इस भेदभाव का अंत कहीं दिख ही नहीं रहा है। कई साल पहले मुंबई के विलिंगटन स्पोर्ट्स क्लब में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश, उसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश वकीलों के रात्रि भोज में शामिल होने आए थे। चूंकि ये लोग वहां कोट पहन के नहीं आए थे, इसलिए उस डाइनिंग लाउंज में इन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों में कपड़ों के अधिकार को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। यह भोजन के अधिकार और आवास के अधिकार के साथ पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकार का हिस्सा है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुच्छेद 11 के तहत परिधान के अधिकार को मान्यता प्राप्त है। कपड़ों के अधिकार को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 25 के तहत मान्यता है। कपड़ों की स्वतंत्रता हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो संविधान के 19A के तहत नागरिक का पहला मौलिक अधिकार है। हम आज़ादी के 75 साल बाद भी अपने पहले मौलिक अधिकारों को पूरे देश में स्थापित नहीं कर सके हैं। आइए मिलजुल करके जहां भी इस तरह के मौलिक अधिकारों पर पाबंदी आयद है, उन्हें तोड़ने के लिए अपने अपने इलाकों में कोशिश करें और यह बताएं
कि औपनिवेशिक काल के खत्म हुए 75 साल हो गए हैं। अब हम इस कालखंड में आपके ड्रेस कोड को मानने को तैयार नहीं है। इसका भी एक आंदोलन होना ही चाहिए। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।